हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। यह हमारी वीडियो सीरीज़ फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का 80th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम आगे के पॉइंट्स देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं ऑडिट रिपोर्ट ऑन रिवाइज्ड अकाउंट्स। अब क्या किया जा रहा है, अकाउंट्स को रिवाइज किया जा रहा है कंपनीज़ का बिफोर सर्कुलेशन टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को देने से पहले, अकाउंट्स को रिपोर्ट देने से पहले हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देयर में भी इंस्टेंसेस जहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अमेंड करना चाहती है ऑडिटेड अकाउंट्स को, या फिर री अप्रूव कराना चाहती है, और इसके लिए वो रिक्वेस्ट करती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि वो रिपोर्ट बनाए एक बार और ऑन द अमेंडेड अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, द ऑडिटर्स ड्यूटी इन दिस रिगार्ड आर इन्यूमरेटेड बिलो। इसमें ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी रहेगी। पहली ड्यूटी, रिटर्न, इंश्योर करना कि जो सारी कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल अकाउंट है वो और जो भी रिपोर्ट है वो रिटर्न कर दिए गए होंगे ऑडिटर को। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर करना, इंश्योर करना कि फैक्ट ऑफ रिविजन ऑफ अकाउंट जो है ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है और रिपोर्ट कर दिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, अपीयर्स एज अ स्पेसिफिक नोट ऑन द अमेंडेड अकाउंट्स में इसको स्पेसिफिक नोट के फॉर्म में भी शो किया गया है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आर एज अंडर, एक तो आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर और दूसरा इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेटिस्फाई है कि एक डिस्क्लोजर करना है कंपनी के नोट्स टू अकाउंट में और वो एडिक्वेट है, तो यहाँ पे कोई भी नीड अराइज नहीं होती ऑडिटर के लिए कि वो रेफ़र करे बैलेंस शीट एंड और P&L अकाउंट। जहाँ पे उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो डिस्क्लोजर है वो एडिक्वेट है, तो उस केस में उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। लेकिन अगर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, उस केस में अगर नोट्स टू अकाउंट्स डू नॉट कंटेन एनी नोट ऑन द रिविजन, or if such note is not considered as adequately comprehensive by the auditor should refer to the fact of revision in the account in his report. देखिए, अगर नोट्स टू अकाउंट में कोई भी नोट नहीं डाला गया है फॉर रिविजन और नोट कंसिडर भी नहीं किया गया है एडिक्वेटली, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिफ़र करना पड़ेगा अकाउंट्स रिविजन ऑफ अकाउंट्स इन हिज रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में उसको शो करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट, अबव प्रिंसिपल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है। रिपोर्टिंग के अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है अगर उसको लगता है ऑडिटर को, तो उस केस में वो किस में कर देगा, बिना बैलेंस शीट देखे अपने जो रिपोर्ट बना रहा है उसी में वो डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो उस केस में उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नोट्स टू अकाउंट में एज उसको नहीं डाल सकता, वो एडिक्वेट नहीं है अपने रिपोर्ट में, तो वो उसको किस में डालेगा, अकाउंट्स में डालेगा। रिविजन ऑफ अकाउंट्स जो वो करेगा उसमें वो एडअप करेगा। नेक्स्ट, रिविजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड रिपोर्ट वेयर पास्ट अकाउंट्स हैव बीन रीओपन, जहाँ पे आपने पास्ट अकाउंट रीओपन किया, उसको रिवाइज किया है टेक्निकल ग्राउंड्स में, तो कंपनी पूछ सकती है ऑडिटर से कि वो रिपोर्ट दे अंडर सेक्शन 143 ऑन द रिवाइज्ड अकाउंट्स ही शुड इशू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट ओनली। देखिए, जो भी आप रिपोर्ट डालेंगे रिवाइज्ड अकाउंट्स में वो कौन सी होगी, क्वालिफाइड। हमेशा अनक्वालिफाइड वो हो नहीं सकती, हमेशा वो होगी क्वालिफाइड रिपोर्ट। फॉर्मेट, रिपोर्ट शुड इंडिकेट द कंपनी हैज़ रीओपन द अकाउंट्स, ये आपको बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। कॉन्ट्ररी टू द ओपिनियन ऑफ ICAI, द रिलेवेंट पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट में अपीयर एज अंडर। एज कॉन्ट्रडिक्ट किया है आपने ICAI के रूल को, तो आपको अलग से शो करना पड़ेगा। ICAI क्या बोलता है, देखिए, एज पर द ओपिनियन ऑफ ICAI अ कंपनी कैन नॉट रीओपन, एक कंपनी रीओपन नहीं कर सकती और रिवाइज नहीं कर सकती अपने अकाउंट्स जब उसने एक बार उसको शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में उसको शो कर दिया है। ठीक है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है वो सर्कुलर डेटेड 28/7/1987 में उन्होंने ओपिनियन दिया फॉर मीटिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लाइक टैक्सेशन लॉज के लिए अकाउंट्स को आप रीओपन कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्ररी टू द अफोरसेड ओपिनियन ऑफ द ICAI, उन्होंने रीओपन किया और रिवाइज किया है अफोरसेड अकाउंट्स फॉर एडजस्टिंग द मैटर्स फॉर मीटिंग द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉज रिगार्डिंग विच अकाउंट्स आर रीओपन में बी स्पेसिफाइड हियर। तो ये चीज़ें आपको अपने अकाउंट्स में शो करनी पड़ेंगी एज आपने रीओपन किया अपने अकाउंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करके ICAI के रूल्स। ठीक है, रिविजन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले आता है रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर शुड इशू अ फ्रेश रिपोर्ट, वो इशू करेगा किस पे, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कैसे इशू करेगा, गाइडेंस नोट देगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑन रिवाइज्ड अकाउंट ऑफ कंपनीज का, मतलब उसको गाइडेंस भी देना पड़ेगा। अपने जो रिपोर्ट बनाएगा उसमें वो गाइडेंस नोट डालेगा जिसके अंदर लिखेगा मैंने रिवाइज्ड अकाउंट के ऑडिटिंग की है। ठीक है, और उसको सर्कुलेट करेगा शेयर होल्डर्स को। गाइडेंस नोट ऑन रिविजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिविजन और रेक्टिफिकेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी उसको गाइडेंस नोट देना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट का गाइडेंस नोट है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट, रिविजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट situation. Revision of audit report is required when the auditor considers that amendment in financial statement is not warranted, or when the auditor revises amendment to financial statement but the management or does not intend to revise the same. क्या बोला जा रहा है, रिविजन कब करने की ज़रूरत है, जब ऑडिटर को क्या लगता है कि जो अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो वारंटेड नहीं है, ठीक है, या फिर जो ऑडिटर है उसने एडवाइस किया अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन मैनेजमेंट को नहीं लगता है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, मतलब मैनेजमेंट को भले ना लगे पर ऑडिटर को लगता है, तो उस केस में आप रिविजन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट का। व्हेन द मैनेजमेंट जब एग्री करेगा रिविजन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बट इज़ अनेबल टू डू सो डिस्पाइट हिज बोनाफाइड इंटेंशन, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है अपने इंटेंशन के बाद भी, उस केस में मैनेजमेंट एक्सटेंड कर सकता है अपना कॉर्पोरेशन टू द ऑडिटर और एग्री कर सकता है टू इंश्योर दैट एनीवन इन रिसीट ऑफ देयर प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन एंड वुड बी इशूड द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट। देखिए, पहले केस में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं चाहता लेकिन ऑडिटर चाहता है, तो उस केस में ऑडिटर कर सकता है क्या, रिविजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर नेक्स्ट केस में बोल रहा है मैनेजमेंट चाहता है कि रिविजन हो, तो उस केस में उसके पास उसका इंटेंशन भी है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो किसके पास जाएगा, ऑडिटर के पास जाएगा और ऑडिटर को सारे इन्फॉर्मेशन बताएगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नया ऑडिट होगा उस रिपोर्ट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम नया ऑडिट बना रहे हैं, रिवाइज्ड ऑडिट बना रहे हैं, ऐसा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे जिनको भी आप ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। ऑडिटर्स ड्यूटी, इन द अबव सिचुएशन द ऑडिटर शुड इशू अ रिवाइज्ड रिपोर्ट, वो इशू करेगा इन विच ही शुड रेफर टू द अर्लियर रिपोर्ट, को उसमें इशू रेफर भी करेगा और स्टेट करेगा रीज़न कि उसने रिवाइज क्यों किया है रिपोर्ट को। टाइमिंग, For corporate entities, audit report may be revised till the accounts are adopted at the AGM. AGM में अडॉप्ट करने से पहले ही आपको अकाउंट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। For entities where such adoption is not required, the auditor may consider revising the audit report within a reasonable time. जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि AGM अडॉप्ट नहीं करती है, उस केस में आप जैसा बोर्ड को लगता है रीजनेबल टाइम, उसके हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट इट एनी केस नॉट लेटर देन इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द इमीडिएटली सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर। अगले अकाउंटिंग ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगले अकाउंटिंग ईयर की ऑडिट रिपोर्ट से पहले आपको रिवाइज कर लेना है पिछला अकाउंटिंग ईयर का ऑडिट। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंटिन्यूइंग ऑडिटर जो है वो कंसिडर कर सकता है कि रिविजन करने से अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक रिवाइज्ड रिपोर्ट बना लें, रिवाइज रिपोर्ट बनाने से अच्छा हम क्या करें, एक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इमीडिएटली सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रिवीजन ना कीजिए, रिवीजन करने की जगह उनको डिस्क्लोजर के फॉर्म में शो कर दीजिए। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग रिलायंस ऑन अर्लियर रिपोर्ट, इफ़ द मैनेजमेंट नाइदर एग्रीज टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही है कि उसको रिवाइज करना चाहिए, ना ही वो उसको एग्री कर रही है कि उसको सर्कुलेट करना चाहिए रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट को, रिसिपिएंट को अर्लियर रिपोर्ट की, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो नोटिफाई करेगा सारे पर्सन्स को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, दैट एक्शन विल बी टेकन बाय हिम टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट बोल रही है ये हमको नहीं कराना, अपने हमारे पुराने अकाउंट्स को हमको चेंज नहीं कराना, हमको नया रिवाइज अकाउंट नहीं बनवाना, हमको ना ही रिवाइज रिपोर्ट बनानी है। उस केस में ऑडिटर को क्या लगेगा, हाँ इसके ऊपर शक किया जा सकता है क्योंकि ये हमको रिवाइज करने नहीं दे रहा है कुछ भी चीज़। और ये क्या भी बोल रहा है मैनेजमेंट, ये भी बोल रहा है कि आप किसी भी पर्सन जिसको पहले हमने रिपोर्ट भेजी थी उनको आप नई रिपोर्ट भी नहीं भेजी जानी चाहिए, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहला काम ऑडिटर क्या करेगा, सारे पर्सन को जिनको भी आप ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं उन सबको पहले तो बताएगा कि हम नया रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, और वो पुराना जो अकाउंट है और पुराना जो रिपोर्ट है उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, अपने हिसाब से नया अकाउंट नया रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में मैनेजमेंट का कुछ घपला हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर में टेक द फॉलोइंग स्टेप इन दिस रिगार्ड, इसके लिए ऑडिटर ये सारे स्टेप्स ले सकता है। पहला तो नोटिफाई करेगा वो क्लाइंट को कि ऑडिट रिपोर्ट जो है पुराना वाला वो अब नहीं एसोसिएटेड है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नोटिफाई करेगा रेगुलेटरी एजेंसी को जैसे कि आरओसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी, आरबीआई, IRDA की हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द क्लाइंट, जिसका जुरिडिक्शन है क्लाइंट के ऊपर, दैट द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी नो लॉन्गर रिलेड अपॉन, अब उस पुरानी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिले नहीं किया जाएगा। मेक एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ द एट द AGM इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द चेयरमैन, आपको एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा AGM में अगर चेयरमैन आपसे रिक्वेस्ट करता है। किसको बनाना पड़ेगा, ऑडिटर को। विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट,
व्हेन द मैनेजमेंट नाइदर एग्रीज, ना ही मैनेजमेंट एग्री कर रहा है रिवाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ना ही वो एग्री कर रहा है कि जिसको भी आपने पुराना भेजा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट उसको नया भेजा जाए, उस सिचुएशन में विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन। अब क्या किया जाएगा, अब ऑडिट रिपोर्ट के लिए उन पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा एंड वुड बी issued devised audit report. The auditor may conclude that withdrawal from the further engagement with the entity is necessary. उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर एंगेजमेंट ऑफ द एंटिटी उसको हटाना पड़ेगा, वो डिवाइस्ड ऑडिट रिपोर्ट शो करेगा क्योंकि मैनेजमेंट उसको कुछ काम करना ही नहीं दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नेचर, जहाँ पे फर्म इज ऑडिटर है या फिर पार्टनर, द पार्टनर हु साइन द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट, जिसने साइन की थी वही साइन करेगा रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट को भी, और लेटर इंडिकेटिंग प्रिवेंटिंग रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और लेटर में वो भी इंडिकेट किया गया है कि हम पुराने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो भी आपको उस लेटर पे भी साइन करना पड़ेगा एज द केस में भी। इन केस साइनिंग बाय एनी अदर पार्टनर, अगर उसको साइन कर रहा है जो पुराना रिपोर्ट को नहीं साइन किया था, उस केस में आपको रीजंस भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट ऑफ एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, एब्रिज्ड मतलब शॉर्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, ऑडिट। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एब्रिज्ड बैलेंस शीट एंड एब्रिज्ड P&L एज लेड डाउन 136 हैज बीन फॉलोड। तो आपको सेक्शन नंबर 136 में जो भी एब्रिज्ड बैलेंस शीट और एब्रिज्ड P&L के रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इशूड ऑन अ डेट सब्सिक्वेंट टू द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद अगर आपने एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया है on annual account as per schedule 3, the auditor's responsibility in relation to event occurring after the balance sheet date is limited to the event occurring up to the date of his report on the annual report, annual account। देखिए क्या बोला जा रहा है, आप ऑडिट रिपोर्ट एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद, इशू कब कर रहे हैं, एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब इशू किया जा रहा है, जब आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया उसके बाद आप एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस केस में भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी, जब वो ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर देगा उतने दिन की, उतने उस टाइम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, इफ़ द ऑडिटर सेटिस्फाई होता है कि एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है, नॉन रिस्पेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेगा, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अगर उसको लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ उसको रिजर्वेशंस करने पड़ रहे हैं, उस केस में वो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन रखेगा या फिर एडवर्स ओपिनियन रखेगा। इफ़ ही हैज़ सर्टेन रिजर्वेशंस उसके पास है उसमें एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मटेरियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बिन डिस्क्लोज नहीं किया गया एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो क्वालिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, अगर कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया है प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट, तो अटेंशन शेयर होल्डर्स का डालना ज़रूरी है कि आपको कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया गया है फॉर प्रपोज डिविडेंड। द फैक्ट दैट प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड हैज़ नॉट बीन मेड, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया प्रपोज डिविडेंड के, हैज़ नॉट बीन मेड शुड बी डिस्क्लोज बाय मीन्स ऑफ अ नोट इन द अकाउंट्स। नोट इन द अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कोई भी प्रोविजन फॉर डिविडेंड नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर शुड रेफर टू द नोट इन हिज रिपोर्ट एंड मेक हिज रिपोर्ट सब्जेक्ट देयर टू। ऑडिटर को नोट में ये रेफर करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट में, और उसको रिपोर्ट को उसी के हिसाब से बनानी है कि प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन नहीं बना है, उसको वो बताना पड़ेगा वहाँ पे। अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेटर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 348 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिक्विडेटर कब बुलाया जाता है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कौन चाहिए, लिक्विडेटर चाहिए। ठीक है, तो लिक्विडेटर की रिपोर्ट आप ऑडिट के अंदर कब बनाते हैं, अंडर सेक्शन 348। स्किल देखिए, प्रोफेशनल स्किल एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड फॉर एन ऑडिट अंडर सेक्शन 348 में आप जैसा प्रोफेशनल स्किल और ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करते आए हैं वही आपको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स उसके लिए भी फॉलो करने हैं। रिपोर्ट, देयर शुड बी अ फेयर मेजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय ऑडिटर्स कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडर सेक्शन 348। आपको यूनिफॉर्मिटी मेजर करनी है, इसको ऑडिटर को, जिसने भी ऑडिट बनाया है अंडर सेक्शन 348, उसको यूनिफॉर्म रखना है अपने ऑडिट जैसा अभी तक वो बनाता आया है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑन द फॉलोइंग लाइंस, इन पर्टिकुलर लाइंस पे वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं, वेदर ही हैज़ ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, कौन ऑडिटर ने सारे इन्फॉर्मेशन लिए हैं एंड एक्सप्लेनेशन लिए हैं विद द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ एंड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। अपने ऑडिट के लिए उसको जो सारी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसने ली हैं। उसके ओपिनियन में जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज कोड रूल्स 1959 हैज बीन केप्ट बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ने सारे रूल्स फॉलो किए ऑफ कंपनी एक्ट और कंपनी कोड रूल्स। ठीक है,
सो फार एज अपीयर्स फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, जितना ऑडिटर को उसकी बुक्स को एग्जामिन करके पता चला है। नेक्स्ट, whether the liquidator account relating to realization and disbursement is in agreement with the books and records produced before him, जैसा रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया था उसके सामने, क्या उसी के हिसाब से उसका रियलाइजेशन हो रहा है, क्या उसी के हिसाब से उसका डिस्बर्समेंट हो रहा है, वो सब भी चेक करना आपका काम है। whether in his opinion and to the best of his information according to the explanation given to him, liquidator account include annexures given the information required by the Companies Act 2013 and the Companies Code Rule 1959 in the manner so required and give a true and fair view of the realization and disbursement of the liquidator। ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, क्या ऑडिटर के ओपिनियन में इसको सारी इन्फॉर्मेशंस मिली और सारे एक्सप्लेनेशन मिले हैं, क्या लिक्विडेटर अकाउंट सही तरीके से बनाया गया जैसा इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज कोड रूल दिया गया है, और उसके साथ साथ आपने एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट किया है ऑफ लिक्विडेटर रियलाइजेशन एंड डिस्बर्सिंग। ठीक है, जहाँ पे सीए लिक्विडेटर के जैसे अपॉइंट किया गया है। सीए एक्ट कर सकता है एज लिक्विडेटर, लेकिन जहाँ पे वो सीए एक्ट कर रहा है एज लिक्विडेटर तो वो क्वालिफाई नहीं होगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सके, ऑडिट कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एज लिक्विडेटर, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू बी फिल्ड अंडर सेक्शन 348 में जो अकाउंट बनाने हैं वो ऑडिट कौन करेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन अदर दैन लिक्विडेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो लिक्विडेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है वो नहीं कर सकता, उसके अलावा किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको पोस्ट में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड द ऑडिटर। क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए वो कवर किया जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कंट्रीब्यूशन करने के लिए, बोर्ड पास करनी चाहिए रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द कंट्रीब्यूशन। बोर्ड से पहले रिजोल्यूशन लेके आओ, फिर उसके बाद एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, जितने भी फाइनेंशियल ईयर में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट को एग्रीगेट कीजिए और उसका एवरेज निकाल के 7.5% निकालिए, तो उस अमाउंट से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी कंट्रीब्यूशन। समझ लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट रहा 100, सेकेंड ईयर में 50 का लॉस हो गया, थर्ड ईयर में 50 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको सारे तीनों को ऐड करना है, -50 + 50। ठीक है, ये माइनस में है, डिवाइडेड बाय 3 ऐसा करके हम एवरेज करते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसको हम 100 कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 100 करने से ये अमाउंट 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 30 कर लीजिए, ये हुआ हमारा 5। ठीक है, 5 आया, इसका क्या कीजिए आप 7.5% निकाल लीजिए, इसका 7.5% निकालिए, जो अमाउंट आएगा वही आपका क्या है, सॉरी ये 50 होगा, 50 का 7.5% निकाल लीजिए, इतना ही अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट कवर्ड अंडर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आप क्या क्या चीज़ें की पेमेंट करते हैं। पहला तो कंट्रीब्यूशन किया जाता है डायरेक्टली टू पॉलिटिकल पार्टी को आप डायरेक्टली कर रहे हैं, या तो कैश में या फिर कोई और फॉर्म में। एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टर एंड लीफलेट्स आइदर डायरेक्टली कंसर्न या फिर कनेक्टेड विद इलेक्शन और अदर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। होर्डिंग्स बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है, पोस्टर्स बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो आएगा। कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी को आपने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किया या तो कैश में या फिर कोई और फॉर्म में, फॉर रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भले ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सके, और फॉर अंडरटेकिंग फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़। फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ मीन्स वेलफेयर ऑफ अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप वेलफेयर कर रहे हैं किसी और का। नेक्स्ट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन और अदर form of support or a trust to a trust society or association any of the under noted circumstances। आपने क्या किया, डोनेशन दिया या कंट्रीब्यूशन दिया है किसी ट्रस्ट को या सोसाइटी या एसोसिएशन को, जो इन सारे सर्कमस्टेंसेस में आता है। पहला सर्कमस्टेंसेस, दूसरा पहला जहाँ पे ट्रस्ट, सोसाइटी और एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में काम कर रहा है, या तो होली या फिर पार्शली। इफ द ट्रस्ट, सोसाइटी और एसोसिएशन फॉर्म फॉर पॉलिटिकल पर्पज के लिए फॉर्म हुआ इधर होली और इवन पार्शली। नेक्स्ट, ट्रस्टी और गवर्निंग काउंसिल और कमिटी ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन हैव द डिस्क्रिप्शन यूजिंग द फंड होली और पार्शली फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ट्रस्टी, गवर्निंग काउंसिल या कमिटी के पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि वो पूरे फंड को किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए या फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑन द अदर हैंड, द मेयर फैक्ट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रस्ट, सोसाइटी और एसोसिएशन आर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बट आर नॉट ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर should not act as disqualification।
ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ये ट्रस्ट, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के काम के नेचर का, ये जो काम पॉलिटिकल पार्टी बोली कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा, पेमेंट कवर्ड अंडर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। एक्सपेंडिचर जो भी किया गया है रेम्यूनरेशन के लिए या फिर कोई और बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के लिए या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ ली जा रही है और मेड आर अवेलेबल विद द एक्टिविटीज़ ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट, इन सब में भी पेमेंट की जा रही है रेम्यूनरेशन की, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मेकिंग अवेलेबल व्हीकल्स आप अवेलेबल करा रहे हैं जो कि कंपनी ओन करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी कैंडिडेट को जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है, लोकल अथॉरिटी के लिए, असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट मार्केट रेट। एक्सपेंडिचर जो भी आपने इनकर किया या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी ने इनकर किया उस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है, या तो आप सॉर्नियर करा रहे हैं, ब्राउचर, ट्रैक, ये सब बना रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए या फिर उसके एडवांटेज के लिए। ठीक है। डोनेशन दिया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है या फिर पेमेंट किया जा रहा है कंपनी के थ्रू किसी पर्सन को जो कि रिगार्ड किया जा रहा है इज लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डीम्ड एज कंट्रीब्यूशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ये भी पॉलिटिकल पर्पस में आएगा। नेक्स्ट, सब कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने P&L अकाउंट में जितना अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए। उसमें आपको नेम भी बताना पड़ेगा और रिसिपिएंट पार्टी कौन है और पर्सन कौन है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑडिटर्स ड्यूटी, ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ऑडिटर को क्वालिफाई करना पड़ेगा अपना ऑडिट रिपोर्ट में फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इफ इज सेटिस्फाइड दैट द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब, जितना लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया दैट इज 7.5%, उससे अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा। ठीक है। ही शुड ऑल्सो इंडिकेट द अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था वो भी आपको बताना पड़ेगा और फैक्ट भी बताना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ और प्रॉपर्ली क्यों नहीं डिस्क्लोज किया गया। ठीक है। If the auditor is in doubt about applicability of section 182, he should disclose this fact in his report. अगर उसको 182 जैसे जो हमने देखा उसके बारे में कोई भी डाउट है तो उसको भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट में। ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड स्टेटिंग द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें स्टेट करता हुआ ऑडिटर को बोर्ड से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को गया है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है, कोई भी अमाउंट जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है वो इंक्लूड किया है बुक्स में और पे किया गया, गिवन हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर नीड नॉट मेक एनी स्पेशल इंक्वायरी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है अनअर्थ केसेस में ऑफ अनऑथराइज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अगर कोई अनऑथराइज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको स्पेशल इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ दे आर नॉट रेडिली अपरेंट, अगर वो रेडिली अपरेंट नहीं है एग्जामिनेशन से अकाउंट के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में, ठीक है, उसको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑडिटर फेल हो जाता है डिस्कवर करने के लिए कोई भी केसेस जो कि कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 182 में है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओनली टू द एक्सटेंट इट कैन बी एस्टैब्लिश दैट इन द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट ही एक्टेड विदाउट रीजनेबल केयर। अगर उसने ऑडिट के टाइम में विदाउट रीजनेबल केयर काम किया तभी उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, अदरवाइज उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है।